नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गैंगस्टर फहीम खान के भांजे प्रिंस खान ने एक शख्स की डंडे से पिटाई कर दी, अब जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक का नाम आसिफ उर्फ बादशाह है। पिटाई के दौरान बादशाह बार बार माफी मांग रहा है, लेकिन प्रिंस खान डंडे से उसकी पिटाई करते जा रहा है। इस दौरान प्रिंस खान ये कहता नजर आ रहा है कि लाला खान को मारने वालों को 1 महीने के भीतर जवाब मिलेगा। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से बादशाह नाम के युवक को प्रिंस खान पीट रहा है। प्रिंस खान पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिटाई के इस वीडियो के सामने आने के बाद एसएसपी ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही। वहीं बादशाह का कहना है कि प्रिंस खान परिवार का हिस्सा है और उन दोनों ने ये वीडियो मजाक में बनाया था। अगर आज के बाद डिम्पी के बारे में तो मां कसम कहीं नहीं आपकी कसम, बच्चा छोटा मेरा बीमार लाला खान मार दिया। उन लोग को तो मारेंगे, बुढ़वा लोग को। अपना बच्चा कसम खा। देखिए, सभी बिंदु को हम लोग जांच कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में जो भी वीडियो वायरल हुआ है वो हमारे संज्ञान में है। हमने थाना को दिया है, थाना प्रभारी इस संबंध में उचित जांच कर रहे हैं और सारे पहलू पर जांच होगा और जो उसमें कानून के खिलाफ जो व्यक्ति भी कार्य करेगा उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई। बोकारो के नारायणपुर बरटांड में बाइक चोरी के आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बाइक चोरी की घटना 1 जुलाई की है, जब बरटांड निवासी सुरेश चंद्र महतो के दरवाजे से बाइक की चोरी कर ली गई थी। सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के बाद चोर का सुराग लगा था, जिसके बाद बाइक मालिक के साथ पुलिस भी चोर की तलाश में जुटी हुई थी। आज अचानक चोर के बारे में जानकारी मिलने पर बाइक मालिक ने उसे पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर पूछताछ की। चोर ने चोरी की बात स्वीकार करते हुए अपने साथियों के बारे में भी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है घर में, वहाँ कैमरा में बैठे तो देख रहे हैं कि ये लड़का आसानी से लेके यहाँ से इमली पेड़ तक दिखाई पड़ रहा है कि बाइक लेके जा रहा है। उसके बाद हम लोग खोजबीन चारों तरफ किए, नहीं पता चला। उसके बाद हम लोग थाना गए, थाना में FIR किए, जबकि इंस्पेक्टर खुद यहाँ आके पेन ड्राइव भी ले गए। सीसीटीवी कैमरा भी मेरा देखा। गाड़ी चोर है, ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया है। ले जा रहे हैं, जितना आदमी का नाम बताया है सबको खुलासा करेंगे। कहाँ का चोर रहने वाला है सर? इसका गाड़ी है सर, हम पकड़े आदर्श कॉलोनी का रहने वाला चार्ज का। कितने लोगों की सम्मिलितता इसमें बताई जा रही है? 5-6 लोग बता रहा है, 5-6 लोग को बता रहा है, स्वीकार किया है। 5-6 लोग है इसमें सभी। गुमला में केला बागान के संचालक और उनके सहयोगी की गला रेतकर अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी है। केरल निवासी लोकेश पुस्ता स्वामी साल 2011 में घाघरा आकर केला बागान में आधुनिक तरीके से खेती-बाड़ी कर रहे थे। उन्होंने 3 महीने पहले अपने सहयोगी के रूप में एम देवा दासू को मछली पालन के लिए बुलाया था। सुबह में खीरा ले जाने के लिए पहुंचे ऑटो ड्राइवर ने दोनों का शव देखा। खून से लथपथ दोनों का शव मिला है, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर और थानेदार हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटे हैं। साथ ही जल्द ही हत्यारों का सुराग लगाने और उन्हें कड़ी सजा देने का पुलिस ने दावा किया है। घाघरा में सुबह सूचना मिली है कि 2 लोग जो केरल के थे, यहाँ पे फार्मिंग कर रहे थे पिछले 15 साल से, उनके धारदार हथियार से मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में वहाँ पे थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर और DSP लोग पहुँचे हैं। वहाँ जांच पड़ताल चल रहा है। केस आगे जो भी निकलेगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। गढ़वा डाकघर में रुपए के गबन मामले में एक नया मोड़ आ गया है। गिरफ्तार उप डाकपाल कामेश्वर राम के खुलासे से ये जांच की आंच बड़े अफसरों तक भी पहुंचेगी। कामेश्वर राम ने खुद कहा कि इसमें सिर्फ वो ही आरोपी नहीं है, बल्कि कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने घूस लिया है। यहां तक कि उन्होंने हर जगह के घोटाले के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि अब तक उन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं, लेकिन किसी ने कागज नहीं दिया।
उनका आरोप है कि उनकी तरफ से जो पैसे दिए गए वो भी सभी लोग खा चुके हैं। बता दें कि पूरा मामला 2019 का है। गढ़वा के नगर ऊंटारी उप डाकघर में 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति का गबन किया गया था और इस मामले में रमना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कामेश्वर राम को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन अब कामेश्वर राम के खुलासे के बाद इस मामले में कई अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। ओलंपियन तीरंदाजी दीपिका कुमारी ने आज अपने पति अतनु दास और माता पिता के साथ प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अतनु दास ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि कुछ कंफ्यूजन की वजह से निक्की प्रधान और सलीमा टेटे के सम्मान समारोह में दीपिका से आमंत्रित नहीं किया जा सका, लेकिन दीपिका को याद जरूर किया गया। हालांकि सीएम ने दीपिका के सम्मान में एक कार्यक्रम जल्द करने की बात कही। वहीं दीपिका ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनसे खेल के संबंध में चर्चा की, साथ ही उसे रांची के खेलगांव में बने आर्चरी सेंटर को देखने की सलाह दी है। कम्युनिकेशन गैप हो गया था, उन्होंने याद किया था जब हॉकी वाले निकी और उसको जो भी हुआ था उस टाइम दीपिका को भी याद किया गया था, लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप हुआ था उनके बीच में, इसकी वजह से तभी उस टाइम मिल नहीं पाए। तो अभी शायद वो कुछ उसका कदम उठाएंगे। वो भी चाहते हैं कि स्पोर्ट्स आगे बढ़े, तो उन्होंने हमको बोला है कि हम जाके देखें और आर्चरी का सेंटर खेलगांव में जाके देखें उसकी क्या सिचुएशन है। फिर जिस तरह से हम उनको बताएंगे उस तरह से वो आगे करेंगे। ऑब्वियसली हमने उनको बोला है कि एक अच्छे से सेंटर बनाएं ताकि एलीट एथलीट्स वहाँ भी आके प्रैक्टिस कर सके और यहाँ भी कैंप लगाया जा सके, नेशनल कैंप लगाया जा सके, जिससे और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सिमडेगा में ओलंपियन बेटी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान का जोरदार स्वागत किया गया। खुली जीप पर सवार होकर दोनों खिलाड़ी स्टेडियम जगह दोनों का स्वागत भी हो रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से दोनों ही खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है। मामले की विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई है। ये पहला मौका था जब दल बदल मामले की सुनवाई वर्चुअल तरीके से हुई। बाबूलाल के वकील ने बताया कि इस मामले में बाबूलाल मरांडी की ओर से प्रारंभिक आपत्ति फाइल की गई। बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर चुनाव आयोग का आदेश भी आ चुका है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष की कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। वहीं सुनवाई के दौरान विधायक प्रदीप यादव, बंधु तिर्की और दीपिका पांडे की ओर से ये कहा गया कि दल बदल का मामला स्पीकर के क्षेत्राधिकार में है। भारत निर्वाचन आयोग को इसमें कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। केंद्र सरकार ने झारखंड की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। राज्य के सबसे पिछड़े और आदिवासी बहुल संथाल परगना की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए देवघर एम्स के ओपीडी को जनता के लिए खोल दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ओपीडी का ऑनलाइन उद्घाटन किया। फिलहाल यहां 20 से अधिक तरह के रोगों की जांच होगी और हर रोज 200 मरीज देखे जाएंगे। जांच के दौरान मरीजों को दवा भी दी जाएगी। एम्स की ओपीडी में 30 रुपए में रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके बाद 1 साल तक मरीज यहां पर इलाज करा सकेंगे। आपको बता दें कि देश का 13वां एम्स देवघर स्वस्थ झारखंड की परिकल्पना को साकार करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने दिल्ली से इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स स्थित आयुष भवन और रैन बसेरा भी राष्ट्र को समर्पित किया। बाबा नगरी और संथाल परगना और इर्द गिर्द बिहार के लिए बहुत बड़ा सौगात है। यहाँ एम्स का आज उद्घाटन हो गया। अभी बढ़िया शुभकामना यही देते हैं कि बढ़िया से चले और जो कमी है अभी भी डॉक्टर और विभाग की कुछ कमियां हैं उसको दूर करते हुए सभी पूरे आंध्र प्रदेश के लोगों को, खासकर संथाल परगना के लोगों को आज ढेर सारी शुभकामना की। आज पवित्र महीने में
फाइनली एम्स ओपीडी का उद्घाटन हुआ और इसमें जो लाखों लोग हैं जो इलाज के बिना डेथ हो जाती है उनको एक फ़ायदा होगा। और देखा होगा आपने, मैंने मंच से भी कहा कि सभी लोगों के लिए एम्स जो है वो कोई राजनीति का विषय होगा, कोई स्वास्थ्य का विषय होगा। मेरे लिए ये बहुत ही इमोशनल है कि मैंने 22 साल की अपनी छोटी बहन को जो है इलाज के बिना खोया है और मेरा एमपी बनने का जो मुख्य मकसद था कि आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करना, और आज मेरा सपना और मकसद सांसद होने का जो है पूरा हो गया। एक होता है कि मकसद क्या है तुम्हारा, तो मेरा मकसद पूरा हो गया। जो कार्यक्रम शुरू किया है वह ओपीडी की सेवाएं, जो एक परामर्श ओपीडी की तरह कल से सुबह से शुरू हो जाएंगी। हम लोगों ने आपको डॉक्टरों के बैठने का रोस्टर ऑलरेडी कल दिया हुआ है और कुछ अखबारों में मैंने आज देखा भी है, तो वह हमारे डॉक्टर रोज़ बैठेंगे। 13 विषयों के चिकित्सक रोज़ बैठेंगे। सैटरडे को थोड़ा सा समय कम होगा, लेकिन बाकी 5 दिन 8:30 से 10:30 बजे तक पंजीकरण होगा। जो मरीज़ 8:30 से 10:30 के बीच में पंजीकृत हो जाएंगे, अभी संख्या हम 200 का टारगेट रख रहे हैं कोविड को देखते हुए, क्योंकि बहुत भीड़ ना हो। बोकारो के चास में कांग्रेस के कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का मकसद 1971 में पाकिस्तान पर मिली जीत के बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी देना था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के इस कार्यक्रम में ही कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी की गई। स्वास्थ्य मंत्री के साथ मौजूद कांग्रेस नेताओं ने मास्क तक नहीं पहना था। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही राज्य में कोरोना पर काबू पाने का दावा किया। कृमि है, एल्बेंडाजोल दे रहे हैं और डीईसी का दवाई दे रहे हैं, वो खाएंगे तो उनको हाथी पाँव नहीं होगा। कोरोना की स्थिति क्या है? कोरोना की स्थिति नियंत्रण में। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार के खिलाफ साजिश का मामला सामने आया है। तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। एसीबी स्पेशल कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज किया है। अमित सिंह, अभिषेक दुबे, निवारण महतो, ये 3 आरोपी हैं जिनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद एसीबी कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है और ये फैसला सुरक्षित रखने के बाद एसीबी की तरफ से तो इस जो मामला है और जो याचिका दायर किया गया था उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे कब तक इस पर पूरी कार्रवाई होती है और कब तक ये मामले का खुलासा होता है। बढ़ते आगे, झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। दूसरे राज्यों से आने वाले वैसे यात्री जिन्होंने अभी तक वैक्सीन का डबल डोज नहीं लिया और जिनके पास 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है, उन सभी की जांच रांची एयरपोर्ट पर की जा रही है। रांची एयरपोर्ट पर जांच का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रांची एयरपोर्ट पर जो है जांच व्यवस्था को काफ़ी यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि बाहर से आने वाली जितनी भी फ्लाइट हैं उससे उतर जो भी यात्री बाहर निकल रहे हैं तमाम लोगों की यहाँ पर एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों टेस्ट किए जा रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा बल को भी बढ़ाया गया। पहले 5 लोग यहाँ पर सुरक्षा में थे, अब यहाँ पर 10 पुलिसकर्मियों को लगाया गया ताकि कोई भी यात्री बिना जाँच के बाहर नहीं निकल पाए। आप यहाँ कौन सा जाँच किया जा रहा है मैडम? एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों जांच हो रहा है सर। जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं सभी की जांच हो रही है? सर जो जिसका डबल डोज हुआ है उनका नहीं हो रहा है और सिंगल डोज और सबका हो रहा है। जिनका डबल डोज हो चुका है उनकी जांच नहीं हो रही है। दिल्ली में जांच हुई थी आपकी? नहीं, जांच नहीं हुई थी। जांच नहीं हुई? ना जांच नहीं। क्या वैक्सीन लिया आपने? हाँ, एक सिंगल डोज लिए हैं, डबल का टाइम नहीं आया अभी। जो भी सिंगल डोज लिए हैं उनकी जांच हो रही है। जिनका डबल वैक्सीनेशन जो करवा चुके हैं उनकी जांच नहीं हो रही है। हम सीधे यहाँ जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे बात करेंगे कि किन पैसेंजरों की यहाँ पर जांच हो रही है। जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, मान लीजिए उनके पास आरटीपीसीआर नहीं है 72 आवर्स का या डबल वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो उनकी जांच यहाँ ज़रूरी है। सभी की जांच हो रही है। जो लोग इस तरह का डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आ रहे हैं तो उनका जांच यहाँ पे हो रहा है। जो भी फ्लाइट जो भी दूसरे शहरों से यात्री आ रहे हैं सभी लोगों की जाँच हो रही है? बिल्कुल, सभी का हम लोग कड़ाई से जाँच कर रहे हैं और उनको सैंपल भी दिलवा रहे हैं। यहाँ पर बताया गया कि वहाँ पर जो जिन्होंने पहला वैक्सीनेशन लिया, सिंगल डोज लिया है, उनकी जांच हो रही है, जो डबल वालों की नहीं? डबल वालों की हम लोग इसलिए नहीं कर रहे कि उनको खतरा कम है।
उनको भी कोरोना हो सकता है, बट अब अगर उनको भी अगर हम कंपाइल करें कि आपको जांच देकर जाना है, तो फिर वो बोलेंगे कि भाई हमने डबल डोज क्यों लिया है। जब डबल डोज उनको दिया गया है तो इसका मकसद यही है कि वो 50% तो कम से कम सेफ है। तो अगर वो चाहे तो अपना सैंपल दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोग उनको भी बोलते हैं कि भाई अपना सैंपल आप दे दीजिए, जितना ज़्यादा लोग सैंपल देंगे उतना अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि रांची एयरपोर्ट से ही और रेलवे स्टेशन, ये दो जगह ऐसे हैं जहां से यात्री सीधे निकलकर शहर में प्रवेश करते हैं। लिहाजा इन जगहों पर अगर सुरक्षा व्यवस्था और साथ में अगर यहां पर जांच की कड़ी व्यवस्था हो जाए तो शायद राज्य को बचाना कोरोना से संभव हो सकेगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में 2016 में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के सफल अभ्यर्थियों ने झारखंड मंत्रालय के बाहर धरना दिया। धरना दे रहे सफल अभ्यर्थियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें बहाल नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार को उनकी सेवा शिक्षा के क्षेत्र में लेनी चाहिए, जबकि वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सब्र करें, 16 की बहाली है, 21 हो गए, अब हम लोग क्या करें? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है धरना के अलावा। हम लोगों ने बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन हमारी व्यथा को किसी नहीं सुनने का प्रयास कर रहा है। अखिल भारतीय टाना भगत स्वतंत्रता सेनानी संघ फिर एक बार अपनी मांगों को लेकर झारखंड मंत्रालय पहुंचे। झारखंड मंत्रालय पहुंचे टाना भक्तों ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्य के जल, जंगल और जमीन पर उनका हक बनता है। बगैर उनकी अनुमति के जमीन से संबंधित कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता है। डिमांड तो जमीन में मेरा अधिकार हो, ठीक है, हाँ, और क्या, हमारे विचार से चले। जमीन का जो भी मामला हो हमारे विचार से काम हो। अभी बंदोबस्ती हुआ तो पैसा दे के कर लिया, सरकार अपना मनमाफी किसी को खाता 12-13 अपने से थोड़ी होगा। हम यहाँ का मालिक तो हमसे पूछा जाए ना। हम तो किसी को गलत नहीं करेंगे। हम तो सभी जीव 84 लाख जीव हमारे बदौलत रहता है। हम खेती करते हैं तो गेहूं होता है, उससे चिड़िया सब खाता है। दुमका के शिकारीपाड़ा में ओवरलोडेड ट्रकों से वसूली करने वाला गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब दो वसूली गुटों में पैसों को लेकर आपस में ही विवाद होने लग गया, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस पासिंग गिरोह की जानकारी देने से इनकार किया है। वहाँ पे है, ये लोग टोकन काट रहे हैं। यहाँ है क्या फोटो खींचे गोड्डा में महागामा प्रखंड के नीलांबर गांव के निवासी ईश्वर हेम्ब्रम को इलाज के लिए मदद की दरकार है। घर के कमाने वाले इकलौते व्यक्ति ईश्वर के पैर में घाव हो गया था। इलाज के अभाव में गुजरते समय के साथ वो नासूर बन गया और अब ये कैंसर का रूप ले चुका है। हर दिन 200 से 300 रुपए तक कमाने वाले ईश्वर की बीमारी के बाद कमाई भी बंद हो गई है। इलाज के बढ़ते खर्च और घर चलाने के लिए उन्हें मवेशी और जमीन के साथ साथ अब घर को भी गिरवी रखना पड़ रहा है। ऐसे में ईश्वर हेम्ब्रम ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ये तो ऐसे बहुत दिन से है, लेकिन वही तो बोले कि मतलब फटता था और फिर छूट जाता था, इसलिए हम भी इसको नहीं ध्यान नहीं दिए। तो बाद में तो ऐसा भीतर चला गया तो पूरा परेशान हो। माना जाता है कि सिमडेगा की नसों में हॉकी खून बनकर दौड़ता है। सिमडेगा की बेटियां हॉकी के क्षेत्र में पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा चुकी हैं और अब हॉकी खिलाड़ियों में एक अलग जुनून दिख रहा है। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली 2 छात्राएं इंटर के बाद बीपीएड की पढ़ाई करने ग्वालियर जा रही हैं। उनकी सोच है बेहतरीन प्रदर्शन कर बेंगलुरु के NIS में हॉकी का कोच बनने की, जिसके बाद वे झारखंड आकर SS हॉकी सेंटर की कोच प्रतिमा बारवा की तरह हॉकी खिलाड़ियों की नई जनरेशन तैयार कर सकें। बीपीएड एडमिशन परीक्षा पास करने के बाद उन्हें स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। इसे हॉकी के क्षेत्र में अच्छी शुरुआत माना जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय सिमडेगा से साइंस लेकर पास आउट हुई हूँ। उसके बाद मैं बीपीएड के लिए मैं LNIP ग्वालियर जाने वाली हूँ, वहाँ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं ट्राई करूँगी कि NIS जो बेंगलोर पे वहाँ पे मैं अप्लाई करूँ और वहाँ पर से मैं पास आउट होकर के मैं स्वदेश अपना स्टेट लौटूँ। मैं अपना प्राथमिक कक्षा केंद्रीय विद्यालय सिमडेगा से पढ़ी हूँ, वहीं तक मैं इंटर भी पढ़ी। इसी दौरान मैं केंद्रीय विद्यालय सिमडेगा से नेशनल भी खेल चुकी हूँ स्कूल के तरफ से। अब मैं ग्रेजुएशन करने जा रही हूँ, बीपीएड की तैयारी कर रही हूँ
वहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई भी की हूँ, अभी स्किल के लिए जाऊँगी। एक वक्त था जब लोगों को वैक्सीन के फायदे गिनाने पड़ते थे, उन्हें टीका लेने के लिए राजी करना पड़ता था, लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। हालांकि कुछ तस्वीरें कोरोना प्रोटोकॉल के लिहाज से हमें चेतावनी देती नजर आ रही है, लेकिन भीड़ बताती है कि टीके पर लोगों का भरोसा कितना बढ़ चुका है। इस हुजूम में जिसे देखिए वही दौड़ा भागा चला जा रहा है। ये देखिए, जैसे ही पुरुषों की टोली दौड़ी, महिलाएं भी साथ साथ भागने लगी, जैसे इनके बीच कोई रेस लगी हो। इस भीड़ में हर कोई इतनी जल्दबाजी में है कि एक दूसरे से आगे निकलने के लिए सरपट उस ओर भागा चला जा रहा है जहां ना कोई मेडल बंटने वाला है और ना ही इन्हें ओलंपिक का तमगा मिलने वाला है, बल्कि कोरोना से बचाने वाले वैक्सीन की वो खुराक मिलने वाली है जो हमारी और आपकी जिंदगी के लिए अब बेहद जरूरी हो गया है। तो अब जब अचानक से गेट एक खुला तो गेट दूसरे से लोग भागदड़ करते हुए वहाँ पे पहुंचे। कोई अगर लेडीज अपने गोद में बच्चा लिए हुए दौड़ रही थी, कोई कुछ था, कोई बूढ़े थे, कोई बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे। ये दौड़ भाग हो रही है सरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। आसपास के गांव में जैसे ही इस अस्पताल में वैक्सीन की खुराक मिलने की खबर फैली, ये ग्रामीण ओलंपिक के धावक की तरह सरिया पीएचसी की तरफ दौड़ पड़े। किसी के गोद में बच्चा था तो कोई खाली हाथ। इन सब के बीच एक दूसरे से पहले अस्पताल पहुंचने की होड़ मची हुई थी ताकि स्टॉक खत्म होने से पहले उनका नंबर आ जाए और उन्हें वैक्सीन की वो खुराक मिल जाए, जिसके लिए हर तरफ मारामारी मची है। लेकिन एक साथ ग्रामीणों की इतनी भारी भीड़ जुट गई कि अस्पताल के अंदर से लेकर बाहर तक भगदड़ जैसे हालात हो गए। बुजुर्ग ऐसे थे जो दौड़ रहे थे, तो उस भगदड़ में बहुत सारे लोग थे, करीब 100-150 लोग होंगे, उनसे ज्यादा भी 200 लोग तक हो सकते हैं। कोरोना का टीका सबको लगेगा, लेकिन ऐसी भागम भाग कतई मत मचाएं। संयम बरतें, जल्दी ही आपकी बारी भी आएगी और आपको भी वैक्सीन की खुराक मिलेगी, वरना डोज के चक्कर में कहीं आप भी उस महामारी के शिकार न बन जाएं। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक तो कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस पर, या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2, अ न्यूज़ 18 इनिशिएटिव। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।